नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। राउज आईएएस का ये जो डीएनएस हिंदी प्रोग्राम है, इसमें आज हम 4 नवंबर 4 नवंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो कि आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा और मेंस की परीक्षा के दृष्टिकोण से उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चाहे वो द हिंदू में हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में हो। और इसमें आपको मैं बता भी दूंगा कि इस पेज नंबर पर आपको ये खबर मिलेगी और उस खबर को हम उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबर आज हमें पढ़नी है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आने वाली प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए। तो आज हम जो 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उस 5 आर्टिकल्स में पहले जो 4 आर्टिकल हैं वो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जबकि जो लास्ट आर्टिकल है उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे जीका वायरस के बारे में, और जीका वायरस आपको द हिंदू के पेज नंबर 6 पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जीका वायरस से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस आर्टिकल को फिर आपको मिलेगा विस्तारित निधि सुविधा, एक्सटेंडेड फंड, एक्सटेंडेड एनहेंस फंड जो है ये आपको मिल जाएगा। बेसिकली आपको कहां मिलेगा? द हिंदू के पेज नंबर 12 में। ठीक, उसके बाद कावेरी नदी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी आपको द हिंदू के पेज नंबर 10 पर। फिर उसके बाद खरीद प्रबंधन सूचकांक, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 17 पे इंडियन एक्सप्रेस पे, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो 4 न्यूज है ना, ये वाली जो 4 न्यूज है ये तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी जो आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे आखिर में, भारत श्रीलंका संबंध, द हिंदू के पेज नंबर 12 पर, और इसको मेंस के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि भारत जो है श्रीलंका के साथ कौन कौन से टाइज कर रहा है, कौन कौन से संबंध है हमारे साथ, क्या क्या उसके इश्यूज हैं, क्या क्या समाधान है, सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीका वायरस के बारे में। देखो खबर का कंटेक्स्ट क्या है, आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है, पहले ये देख लीजिए। कंटेक्स्ट ये है कि कर्नाटक के 5 गांव में 30 जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, कुछ गांवों में कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स, अलग अलग गांव में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें जीका वायरस देखा गया है, जिसकी वजह से वहां की जो सरकार है उसने वहां पर निगरानी बढ़ा दी है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीका वायरस, क्योंकि जीका वायरस के ऊपर प्रीलिम्स में पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और आप इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं साइंस एंड टेक वाले पार्ट से। ठीक है, साइंस एंड टेक वाले पार्ट से आप जोड़ सकते हैं। तो जीका वायरस ऑलरेडी पूछा हुआ है। कैसे, कब पूछा हुआ है, चलिए देखते हैं। 2017 में जीका वायरस के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, यह पूछा हुआ है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर के द्वारा प्रेषित होता है जो डेंगू को फैलाता है। ठीक है, जीका वायरस रोग का यौन संचरण संभव है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, यह आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, इसको आपको बताना है कि क्या किस तरीके से फैल सकता है, कैसे फैल सकता है, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो चलिए जीका वायरस के बारे में आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले कि ये फैलता कैसे है। तो देखो जीका वायरस के अगर बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जीका वायरस फैलता है मच्छर के काटने पर। कौन से मच्छर के काटने पर भाई? एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी नाम का मच्छर है जिसके काटने पर आपका कौन सा वायरस फैलता है? जीका वायरस फैलता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा क्या हो सकता है, हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इसके लक्षण है या कुछ नहीं है। तो लक्षण देखिए मिलते हैं, 3 से 14 दिन के अंदर इसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से लक्षण देखने को मिल जाते हैं? सिंपल सी बात देखिए, बुखार आता है। ठीक है, बुखार हो सकता है, और क्या हो सकता है? जोड़ों में दर्द हो सकता है। ठीक है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। ठीक है, लाल आंखें हो सकती हैं। क्या हो सकता है?
आंखें लाल हो सकती हैं। ये सारे के सारे सिम्टम आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपको 2024 में जब आप प्रीलिम्स दें तो प्रीलिम्स में आपको मदद करे। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं, वरना इस पीडीएफ में सारी चीजें मैं आपको एज अ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां नोट्स आप प्रिंट निकाल के उसको पढ़ भी सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, जैसा आप मतलब उचित समझे, जैसा आपको सरल महसूस हो उस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू की बात उसमें नहीं है। फिर उसके बाद ये मच्छर जो है ये सबसे पहली बार 1947 में, ठीक है, एक एक युगांडा में एक बंदर है, ठीक है, मैकॉक बंदर, ठीक है, रीसस मैकॉक बंदर, उसमें देखा गया था। कब? 1947 में। ठीक है, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। 1947 में युगांडा में रीसस मैकॉक बंदर में सबसे पहले जीका वायरस के लक्षण पाए गए, या जीका वायरस पाया गया। ठीक है, किसकी वजह से फैलता है? मच्छर एडीज इजिप्टी के मच्छर की वजह से। लक्षण क्या है? अब इसका संक्रमण कैसे होता है, चलिए संक्रमण की बात कर लेते हैं। संक्रमण मतलब प्रचार कैसे हो सकता है, फैलता कैसे है, किन किन तरीकों से फैल सकता है? तो देखो, मच्छर के काटने से तो फैलता ही है, उसके अलावा भी बता देते हैं। देखो, कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई गर्भवती महिला है, और उस गर्भवती महिला को जीका वायरस है, तो उस गर्भवती महिला से ये ट्रांसफर हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है, गर्भवती महिला से ये ट्रांसफर हो सकता है बच्चे में। ठीक है, और कैसे ट्रांसफर हो सकता है? यौन संबंधों की वजह से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यौन संबंध की वजह से ट्रांसफर हो सकता है। और कैसे ट्रांसफर हो सकता है? अगर अंग प्रत्यारोपण हो, मतलब आपने कोई ऑर्गन डोनेट कर दिया, मान लीजिए आपको जीका वायरस है, डिटेक्ट नहीं हुआ या फिर देखा नहीं चेक करके अच्छे से, और आपने अपनी किडनी किसी और को दे दी। ठीक है, तो अब आपको क्या हो जाएगा? अंग प्रत्यारोपण करने पर जीका वायरस होने की संभावना है। ठीक है, और कैसे हो सकता है? ब्लड डोनेशन से भी हो सकता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रक्त आधान। ठीक है, ब्लड डोनेशन से भी आपको क्या हो सकता है? जीका वायरस होने की संभावना है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने यह आता है कि क्या जीका वायरस का हमारे पास कोई उपचार है? तो देखो, हमारे पास जीका वायरस का कोई उपचार नहीं है, मतलब हमारे पास इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। एक फैक्ट वाली बात और बता देता हूं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये एडीज एजिप्टी जो मच्छर है, ये वही मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार होता है। ठीक है, इन तीनों, ये सेम कॉमन मच्छर है जिसकी वजह से आपका चिकनगुनिया हो गया, पीला बुखार हो गया, या फिर डेंगू हो गया, और जीका वायरस, मतलब जीका भी इसकी वजह से फैलता है। तो आपसे आने वाली जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स में आराम से पूछा जा सकता है, दो कॉन्सेप्ट तो आराम से बन सकते हैं। पहला ये बन सकता है कि आप ये बताइए कि इस मच्छर की वजह से और कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं। यूपीएससी आसान से आसान और टफ से टफ सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि जीका वायरस है, किस किस केस में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसफर होता है। एक चीज और, ये एक जूनोटिक डिसीज है। कैसी डिसीज है? जूनोटिक। जूनोटिक नोट कर लीजिए, जूनोटिक डिसीज है ना, जूनोटिक बीमारी है। मतलब कि जो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैले। ठीक है, जो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैले, उस बीमारी को कहते हैं जूनोटिक डिसीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है, देखिए, मच्छर जनित है। ठीक है, सबसे पहले 1947 में युगांडा में रीसस मैकॉक बंदर में इसको पहचाना गया था। वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, मच्छर जनित वायरस है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मच्छर जनित वायरस है। ठीक है, उसके बाद जीका वायरस से अधिकांश लोग कौन कौन से लक्षण विकसित होते हैं? वे आमतौर पर उन पर भाई बुखार हो जाता है। ठीक है, आंखें उनकी क्या हो जाती है? लाल हो जाती हैं। ठीक है, मांसपेशी जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है
जब अगर ये किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हो तो आपने बच्चे में एक बीमारी देखी होगी जिससे उसका क्या हो जाता है, सर छोटा हो जाता है। ठीक है, सर का बेसिकली विकास हो नहीं पाता और उस बीमारी को कहते हैं माइक्रोसेफिल, माइक्रोसेफिली। ठीक है, सेफली, ठीक है, माइक्रो सेफली कहते हैं इस बीमारी को, जिससे जब जीका वायरस होता है अगर प्रेग्नेंट वुमेन को और वो ट्रांसफर हो जाए बच्चे में, तो उसके जो दिमाग है, उसका जो सर है, उसका विकास हो नहीं पाता और देखेंगे आप जो बच्चा है उसका सर छोटा होता है और बॉडी नॉर्मल होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन, जब ये जो वुमेन प्रेग्नेंट थी उस वक्त उसको जीका वायरस हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं। संचरण मतलब इसका संक्रमण या फैलन, बेसिकली फैलाव कैसे होता है, किस वजह से होता है, ये मच्छर है एडीज, बेसिकली आपका एडीज इजिप्टी नाम का मच्छर है। ठीक है, कहां पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली दिन के समय काटता है, इससे ही डेंगू, चिकनगुनिया और आपका पीला बुखार भी होता है। और कैसे कैसे फैल सकता है, मां से बच्चे में जा सकता है, अंग प्रत्यारोपण के दौरान भी फैल सकता है, रक्त आधान के दौरान भी फैल सकता है और यौन संपर्क में आने से भी फैल सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण है। रही बात उपचार की, कोई विशिष्ट उपचार नहीं है और कोई इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो इसके बिहाफ पर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। ठीक है, एक अभ्यास प्रश्न आपको दे देता हूं और उस अभ्यास प्रश्न का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अभ्यास प्रश्न क्या है, जीका वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूछा है कि कितने कथन सही हैं। ठीक है, कितने कथन सही है, नया पैटर्न है 2023 में जो प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ, उस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास प्रश्न बनाया गया है। तो कौन कौन से कथन, कितने कथन बेसिकली इसमें सही है, ये आपको बताना है। पहला, क्या ये एक चमगादड़ जनित वायरस है। दूसरा, यह यौन संपर्क, रक्त आदान, अंग प्रत्यारोपण से भी फैल सकता है। जीका वायरस संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। तो आई होप अगर आपने पीछे अगर जीका वायरस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए होंगे या फिर सुन भी लिया होगा, तो आप बता सकते हो कि इन तीनों में से कितने क्वेश्चन सही हैं, बेसिकली कितने ऑप्शन सही हैं और कितने ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो आई होप आपने देखा होगा और आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल की पहले हमने बात करी थी, कौन सा आर्टिकल है, देखिए आज इस आर्टिकल को, जैसे आर्टिकल है इंडिया विल वर्क विद श्रीलंका ऑन इट डेब्ट ट्रीटमेंट, निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी बेसिकली दौरे पर हैं श्रीलंका के, तो उन्होंने वहां पर ये कहा। तो आज हमारा न्यूज बेसिकली एनालिसिस में हम इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस की भी बात करेंगे। तो एक आर्टिकल को किन किन तरीकों से पढ़ा जा सकता है और क्या क्या एक आर्टिकल से क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक एंगल उसका अंतरराष्ट्रीय संबंध भी हो सकता है, एक एंगल शायद उसका अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो पता लगे कि भाई अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में भी ये काम आ सकता है। ठीक है, इकोनॉमी में ये काम आ सकता है। तो कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये है कि यहां पर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात हुई है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात हुई है, आईएमएफ से रिलेटेड बात हुई है, क्योंकि डेब्ट ट्रैप में है श्रीलंका और अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आईएमएफ से इन्होंने जो लोन लिया है, उस लोन के दौरान ये अब और पैसा लेना चाहते हैं। तो आईएमएफ ने इनसे बोला है कि भाई अपना पहले ऑल एक्शन प्लान तो बताओ कि किस तरीके से आप उसको वापस लौटाओगे। और उसमें एक टर्म यूज हुई है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, विस्तारित निधि फंड। ठीक है, ठीक है, विस्तारित निधि, देखिए विस्तारित निधि सुविधा, विस्तारित निधि सुविधा की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो ये है मेन कंटेक्स्ट आपके न्यूज का। और एक न्यूज को कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है ये भी आपको पता आज लग ही जाएगा जब मैं एंड में इसको मेंस के हिसाब से डिस्कस करूंगा। तो आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं अभी तो किससे, इकोनॉमी से, है ना, किससे रिलेट कर सकते हैं, इकोनॉमी और स्पेशली प्रीलिम्स। ठीक है, किससे रिलेट कर सकते हैं, प्रीलिम्स से। तो भैया ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती क्या है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम अपना जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। पता लग जाएगा तो अभ्यास प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा और मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, आईएमएफ के बेस पर। आईएमएफ बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी
बेसिकली एक संगठन है आईएमएफ के ऊपर, ठीक है, ठीक है, आईएमएफ के ऊपर बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है 2016 में देखिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को आईएमएफ के एसडीआर, एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना, आप इसको बाद में किसी दिन पढ़ेंगे, किसी और आर्टिकल में पढ़ेंगे, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, ठीक है, आप याद रखिए। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स में अगर आपको थोड़ी समस्या हो रही है तो ये समझ लीजिए, ये बास्केट ऑफ करेंसी होती है, बास्केट ऑफ करेंसी होती है। मुद्राओं का क्या होता है, बास्केट होता है, मुद्राओं की टोकरी होती है, ठीक है। एसडीआर की टोकरी में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, 2016 में पूछा है, तो इसमें आंसर जो ऑप्शन है वो दिया है रूबल, रेंड, भारतीय रुपया और रेन मिनबी, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होगा। और 2016 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, आप देख लीजिएगा बेसिकली किस तर्ज पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है आईएमएफ में, ये मेरा यहां पर बेसिकली मोटो है आपको बताने का, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं विस्तारित निधि सुविधा के बारे में, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बारे में पहले हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं। देखिए आईएमएफ में क्या होता है, सबका कोटा होता है, सबका क्या होता है, कोटा होता है, और वो जो कोटा है वो उस आधार पर, उस कोटे के आधार पर कोई भी देश जो आईएमएफ का सदस्य देश है उसकी मैं बात कर रहा हूं, आईएमएफ का कोई भी सदस्य देश क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है, उधार ले सकता है। कब ले सकता है, कब ले सकता है, आर्थिक संकट के दौरान, आर्थिक संकट के दौरान, आर्थिक संकट के दौरान आईएमएफ का कोई भी सदस्य देश आईएमएफ से क्या लेता है, उधार लेता है, ऋण लेता है, पैसा लेता है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो पैसा कितना मिलेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आईएमएफ में उस देश का कोटा कितना है, उस देश का कोटा कितना है। अब यहां पर लाइमलाइट में आ जाता है आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है। अब ये विस्तारित निधि सुविधा को मैं बार बार एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या ईएफएफ ही कहूंगा, तो आप समझ जाइएगा चीजों को, ठीक है। अब ये जो ईएफएफ है यहां पर इसका रोल आ जाता है, रोल क्या है, देखिए जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका की कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, चलिए जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा और गुजर भी रहा है, ठीक है। अब और पाकिस्तान भी है, जैसे पाकिस्तान बार बार कहते हैं ना, आप न्यूज में देखते होंगे कि पाकिस्तान बार बार कटोरा लेके पहुंच जाता है आईएमएफ के पास। श्रीलंका भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो वो भी भैया पैसा लेने के लिए आईएमएफ के पास पहुंच जाता है। तो बेसिकली जितना भी आईएमएफ के सदस्य देश हैं दोनों ही, जितना भी उनका वहां कोटा रहा होगा, उस कोटे का लगभग नहीं, उन्होंने जो डिसाइड किया हुआ है आईएमएफ ने, वो क्या हुआ है 200%, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा उससे 200% ज्यादा उधार ले सकते हैं अगर किसी देश में आर्थिक समस्या पैदा हो जाए। श्रीलंका जैसे 200% ले लिया, ठीक है, और यह लौटाना होता है लगभग 4.5 से 10 वर्ष के दौरान, ठीक है, 4.5 to 10 years के बीच इसको क्या होना है, वापस लौटाना होता है। और इस बीच भी अगर वो इकोनॉमिक रिकवरी ना कर पाए तब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जितना लोन उन्होंने लिया है, जितना पैसा उन्होंने लिया है, जितना उधार उन्होंने लिया है, उस उधार का इस समय काल के दौरान ही उस उधार का 600% पैसा ज्यादा और ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए थे, ठीक है, आपने 200% का कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपने 100 रुपए ले लिए और आपको 4.5 से 10 साल के बीच ये पैसा नहीं लौटाया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, और 600% ज्यादा पैसा उठा सकते हैं आईएमएफ से, ठीक है। और यही है आपका कॉन्सेप्ट
एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं भुगतान संतुलन, मतलब देखिए आर्थिक समस्या का किसी देश में होने का मतलब भुगतान संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि एक वर्ष में बेसिकली वित्तीय लेन देन होता है, जितना भी ट्रेड है, जो भी व्यापार है अपने देश को छोड़ के समस्त विश्व के साथ, है ना। और यही होता है आपका बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर भुगतान संतुलन जो है आपका, या आर्थिक क्राइसिस आपके, आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस आपके यहाँ आ जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें क्राइसिस आ जाए, तब आप क्या कर सकते हैं, आईएमएफ में कोटा के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पैसा उठा सकते हैं। और कितना पैसा उठाएंगे वो वही कहलाएगा आपका विस्तारित निधि सुविधा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पात्रता है? पात्रता यही है कि भैया उस ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका बेसिकली क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसका क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। ठीक है, शर्त क्या है, देश व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, संरचनात्मक सुधार करने के लिए तैयार हो, कि भाई ठीक है हम सारी चीजें दोबारा से करेंगे और इकोनॉमी को, जो डूबी हुई इकोनॉमी है उसको दोबारा से सड़क पर लेके, सड़क पर मतलब सड़क पर इन द सेंस कि नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, सड़क पर मतलब कि जैसे पहले चल रही थी उसको नॉर्मल अवस्था में, या नॉर्मल अवस्था में उसको वापस लेके आएंगे। ठीक है, समीक्षा, आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड नियमित रूप से कार्यक्रम के प्रदर्शन का आंकलन करेगा। ठीक है, पहुंच दो प्रकार से होती है, एक तो सामान्य पहुंच है, एक पुनर्भुगतान है। ठीक है, जो भी पैसा लिया है आपने, जो भी पैसा लिया है आपने, जो भी पैसा लिया है आपने उसका क्या कर सकते हैं, 200% तो ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, 200% के बाद अब ये 600% वाला क्लॉज भी मैं बता चुका हूं। तो 6 मार्च 2023 को अभी जो चेंजेस हुए हैं वो देख लीजिए। किसी भी 12 महीने की अवधि के लिए वार्षिक सीमा को अस्थायी तौर पर कोटा के 200% तक बढ़ा दिया गया है, और पुनर्भुगतान के शुद्ध भुगतान की व्यवस्था के जीवन पर संचयी सीमा के कोटा के 600% तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और पुनर्भुगतान 12 समान अर्धवार्षिक किस्तों में 4.5 से 10 वर्ष में क्या कराना है, जो पैसा लिया है उसको वापस करना है। ठीक है, यह है EFF। ठीक है, इसी EFF के बीच, इसी के लिए, इसी की तर्ज पर और आने वाली यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बताएं कि हाल ही में समाचारों में देखी गई विस्तारित निधि सुविधा EFF निम्न में से किस संस्था से संबंधित है? विश्व बैंक, IMF, ADB, ठीक है, और NDB। ठीक है, तो ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, NDB मतलब NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको जरा, है ना। नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एक है आपका IMF, ठीक है, और एक है आपका विश्व बैंक। तो इसमें से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट बैंक नहीं, NDB का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, कावेरी अथॉरिटी रेटिफाई CWRC डिसीजन ऑन रिलीज ऑफ वाटर टू तमिलनाडु। कंटेक्स्ट समझते हैं पहले, फिर उसके बाद खबर को समझेंगे। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि कर्नाटक गवर्नमेंट को, ठीक है, अभी मीटिंग हुई है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक कमेटी है जो बेसिकली कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में कर्नाटक को यह बोला गया है कि आप तमिलनाडु को 2600 क्यूबिक फीट जो पानी है वो रिलीज करिए। तो ये तो कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि पानी रिलीज करें ना करें, बैठक हुई है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? मेके दातु प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज में आ गया। न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि देखिए, कर्नाटक इस कमेटी के अंदर इसको क्या करना चाहता था, डिस्कस करना चाहता था। अब ये डिस्कस तो करना चाहता था, लेकिन तमिलनाडु ने इसका अपोज किया, और जो एक कमेटी है उसने बोला कि ये एक इमरजेंसी मीटिंग है कि भैया आप वाटर रिलीज करने को लेकर, ना कि इन प्रोजेक्ट्स पर बात करने के लिए। ठीक है, तो इस
कंटेक्स्ट में जो आपका मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज में आ गया है, और न्यूज में आ गया है तो उस तर्ज पर क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमें पता है कि यूपीएससी ने इसके ऊपर ऐसे ही एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्योंकि कावेरी नदी से रिलेटेड है। तो पूछा है कि कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया या संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन से में स्थित हैं, और इसका सही उत्तर दीजिए। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब कावेरी रिवर के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कावेरी रिवर बेसिन में कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र है उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कावेरी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको पता है तो होगा कि मेकेदातु परियोजना के बारे में पता है। एक है भवानी कटलाई जल विद्युत परियोजना, ये कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर ही है। ठीक है, कावेरी नदी की जो बेसिकली सहायक नदी है अर्कावती, उस पर है। ठीक है, और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये क्या है? विवाद का विषय भी है। अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेकेदातु जो है प्रोजेक्ट कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज हम डिस्कस करते हैं। अगली न्यूज क्या है? बेसिकली सर्विस सेक्टर पीएमआई ग्रो एट स्लोएस्ट पेस इन 7 मंथ। तो परचेजिंग, सबसे पहले जब मैंने न्यूज डिस्कस करी थी तो मैंने वहां पे बताया था कि भाई हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में हम ये देख रहे हैं कि पिछले 7 महीने में पहली बार जो सर्विस सेक्टर है, बेसिकली जो सेवा क्षेत्र है, उसमें थोड़ा क्या है, मंदी देखी गई है। उसमें मंदी देखी गई है। इस कंटेक्स्ट में ये क्या हुआ है, न्यूज में आया। सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं अगेन इकोनॉमी से। ठीक है, और स्पेशली प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बनता है। लेकिन प्रीलिम्स में आप इसको जरा WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन दोनों के साथ ना थोड़ा कंपैरिजन करके इसको पढ़िएगा, PMI को भी। तो इससे क्या होगा कि आपके तीनों के तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे। और WPI और CPI पे तो ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। कब पूछा है? कब? बेसिकली आपका 2020 के अराउंड, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, WPI और CPI। ठीक है, क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं आंकता है या पकड़ता है, जैसा कि CPI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। कौन से कथन सही है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप एक बार WPI CPI जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ ले और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करें। बहुत निहायत आसान सवाल है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की। ठीक है, यानी कि क्रय प्रबंधक सूचकांक की। तो सबसे पहले ये सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अलग अलग जारी किया जाता है। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, और किसके द्वारा? स्टैंडर्ड एंड पुअर वैश्विक द्वारा ये जारी किया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड एंड पुअर क्या है? ये अमेरिका की एक क्या है, वित्तीय सेवा कंपनी है। ठीक है, और जो इंडेक्स है ये 0 से 100 के बीच निकाला जाता है। अगर इंडेक्स 50 है ना, 50 मतलब इसका मान 50 है इंडेक्स का, तो 50 है तो इट मींस कि जितनी भी जो सुविधा सेवा क्षेत्र में जो बेसिकली जो प्रोग्रेस होनी थी वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है, मतलब सामान्य है, जैसी थी ऐसी ही है। मान 50 से कम है
इसका मतलब यह है कि सेवा क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन है। जब विनिर्माण क्षेत्र की बात की जाएगी आर्टिकल में, तो हम विनिर्माण क्षेत्र की भी बात करेंगे, या फिर अगर रिपोर्ट में मेंशन होता तो हम उसकी बात भी करते हैं, ठीक है। और 50 से अगर ज्यादा है, इसका मान 50 हो तो इसका संबंधित गतिविधियों से कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, संबंधित गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर 50 से अधिक है तो गतिविधियों में ये क्या है, विस्तार को दर्शाता है, ठीक है। ये छोटा सा एक डिफरेंस है। तो पीएमआई निकालता कौन है, एसएनपी ग्लोबल निकालता है, अमेरिका की एक कंपनी है। दो बात। तीसरी बात, 0 से 100 स्केल के बीच निकाला जाता है, ठीक है। 50 है मान तो आपका जो है बेसिकली कोई बदलाव नहीं है संबंधित गतिविधियों में। 50 से ज्यादा मान है, इसका मतलब यह है कि भाई जो गतिविधियां हैं सेवा क्षेत्र की, विनिर्माण क्षेत्र की, वो ज्यादा हो रही हैं। 50 से कम है तो गतिविधियां कम हो रही हैं, ठीक है। अब इसको कंपैरिजन किसके साथ करना है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के साथ करना है। कंपैरिजन इन द सेंस कि आपको वो भी पढ़ लेना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वो हेल्प करेगा। और मे भी यह हो सकता है कि यूपीएससी इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ भी ले आपसे। तो एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए हमने बनाया है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, क्रिया प्रबंधक सूचकांक यानी कि पीएमआई। क्रिया प्रबंधक सूचकांक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसे सेवा क्षेत्र व विनिर्माण क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। पीएमआई को 0 से 100 तक की संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। 50 का स्कोर इससे संबंधित गतिविधियों में कोई बदलाव को दर्शाता नहीं है, ठीक है। तो कितने कथन असत्य हैं, आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आर्टिकल है, इंडिया विल वर्क विद श्रीलंका ऑन इट्स डेब्ट ट्रीटमेंट। निर्मला सीतारमन जी ने यह कहा है, जो कि मैंने आपको बताया श्रीलंका के दौरे पर है। और कोई भी आर्टिकल किस तरीके से, दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको पढ़ने पर वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। या तो अर्थ बेसिकली इकोनॉमी से अभी हमने जोड़ा था, जिसमें हमने ईईईएफएफ की बात करी थी, और हम अब इसको एनालिसिस करेंगे, इसका इस आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे मेंस के हिसाब से। तो आप इस आर्टिकल को अब जोड़ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध से, जो कि आपका पार्ट है सामान्य अध्ययन पेपर 2 का, ठीक है, जहां साफ साफ लिखा हुआ है भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश। और यह आर्टिकल और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी मेंस 2022 में श्रीलंका से संबंधित यह क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी, कि भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये 2022 में पूछा है। तो भारत और श्रीलंका के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी सहयोग हैं, जितने भी समस्याएं हैं, और क्या क्या समाधान है, कहां कहां उन्होंने सहयोग किया, अगर हमें पता लग जाए तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आराम से, ठीक है। तो चलिए पहले कंटेक्स्ट समझते हैं कि किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज देखने को मिली। देखिए दौरे पर हैं, आपको पता लग गया। दूसरा, मैंने आपको पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब हम ईएफएफ डिस्कस कर रहे थे, कि भाई पैसा लेना चाहता है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, गुजर भी रहा है, तो पैसा लेना चाहता है श्रीलंका आईएमएफ से। तो आईएमएफ से पैसा ले रहा है, तो वो बोल रहा है कि हम आपकी दूसरी किस्त जब रिलीज करेंगे, पहले आप एक इनहेंस प्लान तो दीजिए कि हम बेसिकली वो जो किस तरीके से आपका पैसा लौटाएंगे। और डेप्ट जो रिस्ट्रक्चर है, बेसिकली जो 3 बड़े प्लेयर हैं, इंडिया, चाइना एंड जापान, जो सबसे ज्यादा पैसा दिए हैं श्रीलंका को, उसमें से इंडिया तो रेडी हो गया। इंडिया विल कंटिन्यू कोलैबोरेटिंग विद श्रीलंका ऑन डेब्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, कि भाई आप थोड़ा लेट दीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया चीजों को, है ना। तो वहां पर इंडिया ने क्या करा, इसके साथ कोलैबोरेट किया। दूसरा, मतलब इनका सहयोग किया है बेसिकली, ठीक है। दूसरा आर्टिकल में दूसरा कंटेक्स्ट क्या है कि भैया जब मिले, वहां पर जब ये मिले, तो अब क्या है कि भारत श्रीलंका के साथ ऑयल के केस में भी, ठीक है, देखिए ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, पावर के केस में और एविएशन सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी अब क्या करेगा, मन्नार में क्या करेगा, और ज्यादा सहयोग करेगा। तो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, जब निर्मला सीतारमन जी वहां के राष्ट्रपति से मिली, तो वहां पर उनको हमने क्या दिया, 15 मिलियन की एड दी। उस 15 मिलियन में से 10 मिलियन जो पैसा है वो खर्च होगा
सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर ये खर्च मतलब 10 मिलियन पैसा उसमें से खर्च होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेम 200, मतलब जो श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल हैं उनको 200 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके मंच पर राष्ट्रपति जो विक्रम सिंघे हैं उन्होंने बोला था कि भारत को थैंक यू बोला, एक तो $4 बिलियन की एड देने के लिए जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, और ये भी बोला कि इफ वी आर स्टेबल टुडे इट इज कॉज ऑफ द असिस्टेंस, अगर हम आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी स्टेबल है तो इस असिस्टेंस की वजह से है, इस बेसिकली मदद की वजह से है। फिर उन्होंने जो 10,000 घर वहां पर बनाए नहीं, बेसिकली उनकी आधारशिला रखी कि हम और बनाएंगे, बात करेंगे हम इसकी भी, और बहुत सारी चीजें जो भी उन्होंने जो जहां जहां भी कॉपरेशन करा, तो उस हिसाब से इस आर्टिकल की हम बात करेंगे। आई होप आप कंटेक्स्ट इसका समझ ही गए होंगे। तो आप इसको आईआर से रिलेट कर सकते हैं और आप आराम से भारत और श्रीलंका के रिलेशन को यहां से आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके लगभग लगभग सारे के सारे भारत श्रीलंका के जो भारत और श्रीलंका के संबंधों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी देश के साथ क्या संबंध होने चाहिए, इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो देश है वो आपसे कितना पास है और कितना दूर है। और जब आपका पड़ोसी हो तो भैया पड़ोसियों, हालांकि आपने भारतीय घरों में देखा होगा कि पड़ोसी हम कभी अच्छा नहीं होता, ऐसी कहावतें हैं, ठीक है। लेकिन श्रीलंका तो रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्रीलंका क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और सबसे नजदीकी पड़ोसी भी है आपका। तो उससे आपके कैसे कैसे संबंध होने चाहिए, कहां कहां आप सहयोग कर रहे हो उसके साथ, कब आपको एक्शन लेना है कब नहीं लेना है, इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी स्थिति कैसी है, या फिर कोई दूसरा देश आकर उन पर हावी ना हो। ताकि ताकि एक तो देखो श्रीलंका के केस की अगर हम सिंपल सी बात करें तो श्रीलंका है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और श्रीलंका की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस। तो इस दौर में तो श्रीलंका और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ होने ही चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले कि जो श्रीलंका है वो सबसे निकटतम पड़ोसी है भारत का, ठीक है, सबसे निकटतम पड़ोसी है। और दोनों देशों के बीच संबंध कोई ऐसे नहीं है कि अभी 100 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, 2500 साल पुराने हैं, लगभग लगभग 2500 साल पुराने हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल टाइज है हमारे बीच, कल्चरल टाइज है, सांस्कृतिक जुड़ाव है हमारे बीच, ऐतिहासिक जुड़ाव है। कैसे? लगभग 4th सेंचुरी में भारत से ही बौद्ध धर्म श्रीलंका में गया था, और अशोक के पुत्र और पुत्री ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। तो हमारे जो संबंध हैं वो 2500 साल, लगभग लगभग 2500 साल पुराने हैं, और किसी एक पक्ष पर हमारे संबंध सीमित नहीं है। हमारे संबंध बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, भाषाई रूप से, हम जितने भी हमारे संबंध है इनकी विरासतों को साझा करते हैं भारत और श्रीलंका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म की बात, अशोक के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यह है महेंद्र, ठीक है, अशोक के पुत्र, और यह है संघमित्रा, ठीक है। ये श्रीलंका गए थे, और ये श्रीलंका दोनों बहन भाई श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। उसके बाद अब धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ी तो कॉलोनी उपनिवेश तो हम रहे, भारत भी रहा और श्रीलंका भी रहा। भारत आजाद हुआ 1947 में और श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। तो जब ब्रिटिशर्स थे तो कुछ तमिल्स को क्या ले गए थे, वहां पर खेती कराने के लिए, चाय कॉफी की खेती कराने के लिए अपने साथ कहां ले गए थे, श्रीलंका में ले गए थे। और वो लोग बेसिकली कंसेंट्रेटेड थे जाफना वाले रीजन में। कहां पर? जाफना वाले रीजन में, ठीक है। अब क्या हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया। अब श्रीलंका आजाद हो गया तो वहां पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, माइनॉरिटी मतलब किसकी पॉपुलेशन कम है। तो ज्यादा पॉपुलेशन थी वहां पर सिहिली समुदाय की, और तमिल पॉपुलेशन जो थी वहां पर कितनी थी, 11.2% थी, ठीक है।
तो श्रीलंका ने क्या करा, इनको अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू किया। ना तो इनको वोट देने का अधिकार दिया, ना तो इनको वोट देने का अधिकार दिया, ना ही इनको नागरिकता दी, ना ही इनको नागरिकता दी गई। अब जब ये सब नहीं हुआ तो व्यक्ति लड़ेंगे ना भाई, अपने अधिकारों के लिए तो सभी लड़ते हैं। तो ये इस वाले रीजन में लोग सारे के सारे जो बेसिकली है, एक तो नॉर्थ वाले हिस्से में, उत्तर वाले में और पूर्वी वाले हिस्से में रहते थे। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि हम एक अलग, आपसे सेपरेट, अलग स्वतंत्र होके अलग राज्य बनाएंगे। तो ये इसमें गहमा गहमी हुई बहुत ज्यादा। और अब इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप बड़ा फेमस हो जाता है, वो होता है लिट्टे ग्रुप। ठीक है, लिट्टे ग्रुप इसमें बहुत फेमस हो जाता है। उस लिट्टे ग्रुप की भी बात हम करेंगे। तो जब इनको अधिकार नहीं मिले, तो क्या हुआ, नागरिकता नहीं मिली, अधिकार नहीं मिले, तो हमारे यहां भारत में शरणार्थी समस्या हुई। अब जब भारत में शरणार्थी समस्या हुई तो भारत ने सीधा सीधा क्या करा, हस्तक्षेप शुरू करा। क्या करा, सीधा का सीधा हस्तक्षेप शुरू करा और बेसिकली इनको रसद सामान वगैरह पहुंचाया। रसद यानी कि कुछ खाने को, कुछ दवाइयां, ये सारी की सारी चीजें वहां पर इनके लिए पहुंचाई। ठीक है, अब इनका जो ये लिट्टे ग्रुप है, बहुत सारे छोटे छोटे और ग्रुप थे, ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे, वहां की श्रीलंका की जो सरकार है उसके खिलाफ तो लड़ रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो भारत, अब क्या होता है, धीरे 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 आगे जाकर भारत और श्रीलंका के बीच एक 13 अमेंडमेंट होता है। ठीक है, एक अकॉर्ड होता है, उसको कहते हैं पीस अकॉर्ड, यानी कि शांति समझौता, पीस अकॉर्ड। और उस पीस अकॉर्ड में कहा जाता है कि देखो आप जो जाफना वाला रीजन है ना, यहां से श्रीलंका की फोर्स वापस आएंगी और इंडियन मिलिट्री यहां पर इंटरवेंशन करेगी और इंडियन मिलिट्री कोशिश करेगी लिट्टे को रोकने की भी, इनको समझाने की भी और यहां पर शांति बनाए रखने की भी। तो श्रीलंका की फोर्स यहां से हटी, 13वां संशोधन जो हुआ और शांति समझौता जो हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। आगे जाकर क्या हुआ कि ये जो लड़ाई है, ये लिट्टे वर्सेस श्रीलंका ना होकर, ठीक है, जब ये सारी चीजें हो गई, ये लिट्टे वर्सेस क्या हो गई, भारत हो गई। अभी लिट्टे वर्सेस क्या हो गई, भारत हो गई ये लड़ाई। और हमारे इंडियन ट्रूप्स को उन्होंने मारना शुरू किया, गोरिल्ला युद्ध में वो काफी निपुण भी थे। और इस लड़ाई का परिणाम ये निकला कि भारत के एक प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हो गई। ठीक है, अब उनकी हत्या हो गई तो 1992 में यूएपीए 1967 के तहत गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न बताया गया लिट्टे ग्रुप को। ठीक है, और हमारे ट्रूप्स तो वापस आ ही गए थे। फिर उसके बाद यहां पर बहुत सारे जो मानवीय जो अत्याचार हैं वो भी हुए थे, इसलिए जो ह्यूमन राइट कमीशन है, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार जो आयोग है, वहां पर सन 2012 में, सन 2013 में भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध वोट किया। ठीक है, तो यहां से जो है रिश्ते बेसिकली हमारे इस तरीके से खराब भी होते गए, कभी बीच में सही भी थे, फिर खराब होते गए। हालांकि भारत गुजराल डॉक्ट्रिन के अनुसार ही अपने पड़ोसी जो देशों को क्या करता है, उनके साथ जो संबंध बनाए रखता है, उसके अकॉर्डिंग उनके नियमों के अनुसार ही उनसे संबंध बनाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, सिनेरियो चेंज हुआ। सिनेरियो चेंज होने के बाद अब हमारे जो टाइज हैं वो अलग टाइप के हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका के टाइज अलग लेवल पर हैं अभी फिलहाल। और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन से क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं, आइए उनकी बातें करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि श्रीलंका का भारत के लिए या भारत का श्रीलंका के लिए महत्व क्या है। पहली बात, भारत श्रीलंका सार्क, बिम्स्टेक,
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में की जो सदस्यता है, तीनों मंचों पर अपनी सदस्यता को साझा करते हैं। दूसरा, हिंद महासागर में नेट सुरक्षा प्रदाता बनने की महत्वाकांक्षा में श्रीलंका भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तीसरा, श्रीलंका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना भारत की पड़ोस की प्रथम नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है। और चीन की जो मौजूदगी है, चीन का जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन में ना हो जाए, इसलिए भी चाइना जो डोमिनेंस है वो ना करे इंडियन ओशन में, उसके लिए भी हमें श्रीलंका के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। ठीक है। और वो अच्छे रिश्ते ही काम आएंगे हमारे बाद में। फिर हमारे कौन कौन से आर्थिक संबंध है चाइना के साथ, तो देखिए हमने ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, नॉट व्यवहार, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 1998 में। ठीक है। व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA, इस पर बात हुई थी लेकिन अभी ये अटका हुआ है। 2008-9 में इसको अटका दिया था कि इस पे हमारी बात नहीं हुई, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। देखिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये केवल और केवल गुड्स को शामिल करता है, वस्तुओं को शामिल करता है। CEPA जो है आपका सेवा, वस्तु और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को शामिल करता है। ये अभी होल्ड पर है। क्यों? क्योंकि हम सरप्लस में हैं श्रीलंका के साथ। ठीक है, जब भी हम व्यापार करते हैं तो। ठीक है। आर्थिक संबंध में और क्या है, आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता ETCA। इससे क्या होगा, इससे संस्थानों के बीच तकनीकी क्षेत्रों, वैज्ञानिक विशेषताओं और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो कि आर्टिकल में मेंशन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के साथ श्रीलंका के कुल व्यापार में 16% हिस्सेदारी भारत की है। तो श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत। और श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2001 से 2018-19 इतने पिछले 18-20 साल में ये 9 गुना बढ़ा है। भारत श्रीलंका के साथ हमेशा भारत का जो व्यापार है वो अधिशेष में रहा है, यानी कि सरप्लस में रहा है। ठीक है, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इंपोर्ट कम किया है। श्रीलंका ने अब भारत की UPI सेवा को भी अपनाया है। ठीक है, ये क्या है, पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाता है। और UPI अपनाया है तो वहां पर जो रुपीज का जब लेन देन होगा तो उससे उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतरी मिलेगी। ठीक है। और पर्यटन में 2022 में भारत से अधिक पर्यटकों के साथ श्रीलंका के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत भारत ही है। ठीक है, 2022 के अनुसार। ठीक है, 2022 में। और विकास में क्या भागीदारी है, विकास में भागीदारी यह है कि भारत क्या कर रहा है, 50,000 घर बनाने का हमने वादा किया था, फिर 10,000 घर की आधारशिला रखी, तो वहां पर हम भारतीय आवास परियोजना के तहत 60,000 जो घर है उनका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं, चाहे उसमें शामिल हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कनेक्टिविटी, लघु और मध्यम उद्यम विकास और प्रशिक्षण। सभागार रुहुना विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर 1500 सीटों वाली सभागार बनाई है हमने। ठीक है। और 1990 आपातकालीन एम्बुलेंस, 209 अतिरिक्त एम्बुलेंस की खरीद, प्रशिक्षण लागत और साथ ही सेवाओं के शुभारंभ के 1 वर्ष के लिए जो परिचालन लागत है उसका वहन किसने किया, भारत ने किया। ठीक है। और 160 यात्री डब्बों की आपूर्ति के लिए 82.64 यानी 82.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी भारत ने श्रीलंका को दिया है। तो ये आप नोट कर सकते हैं और आप मेंशन भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को अपने जो मेंस की परीक्षा है उसमें। और अब श्रीलंका के जो बच्चे हैं वो IIT और नीट जो एंट्रेंस है उसमें हिस्सा ले सकते हैं और यहां से अपना MBBS का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाने का एक अच्छा साधन है। ठीक है। सांस्कृतिक सहयोग में क्या क्या कर रहे हैं हम, 1977 में हमने दिल्ली में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार द्वारा सांस्कृतिक सहयोग समझौता हमने किया उनके साथ। संयुक्त रूप से भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के 26वें वर्ष का स्मरण भी किया गया। 2014 में अगारिका धर्मशाला की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कहां है, आपका कोलंबो में है। तो ये इन सब से होता क्या है, इन सब से लोगों में, ठीक है, लोगों में क्या होता है,
आपस में स्नेह बढ़ता है या पीपल टू पीपल टाइज है, जो लोगों के आपस में संबंध है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा संबंध में भारत श्रीलंका के साथ दो एक्सरसाइज कर रहा है। एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, मित्रा, और एक स्लिन एक्स है। ठीक है, ये है आपकी नेवल एक्सरसाइज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चुनौतियां हैं आज भी भारत और श्रीलंका के रिश्ते में? कुछ चुनौतियां अभी भी शेष हैं। कौन कौन सी चुनौतियां, चलिए उनकी बात करते हैं। श्रीलंका द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का समर्थन करना, क्योंकि भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन नहीं करता है, तो ये एक समस्या है। तो चाइना बेसिकली श्रीलंका को यहां पर मनाना पड़ेगा कि भैया आप ऐसा करिए, BRI जो है उसका समर्थन नहीं कीजिए। तो ये एक समस्या है भारत के लिए। मछुआरों के मुद्दे कि मछुआर देखो, मैरीटाइम जो बाउंड्री है, समुद्री सीमा है, वो कोई ऐसे तार खींच के थोड़ी बताई जा सकती है कि ये आपकी सीमा, ये हमारी सीमा, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमारे जो मछुआरे हैं वो कभी कभी क्या होता है कि आगे थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो श्रीलंकन जो फोर्सेस होती हैं वो कहती हैं कि भैया ये तो हमारी टेरिटरी में आप आ गए, तो उनको पकड़ के ले जाती हैं। ऐसे इंडिया के केस में भी होता है। ठीक है, कच्चा तीवु विवाद। कच्चा तीवु इंदिरा गांधी के समय में बेसिकली 1974 में के दौरान, लगभग 1974 के दौरान क्या हुआ था, किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। तो अभी भी ये इसका डिमांड है, क्योंकि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो अभी भी इसकी डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं? अगर आप अभी आप तमिलनाडु के लोगों को देखोगे तो उनकी जो आजीविका है, जो मछुआरे हैं, उनकी आजीविका तो इस पे ही डिपेंड है, मछली पकड़ के बेचने में और उसके बाद उसको अपना घर चलाने में। तो ये लोग डिमांड करते हैं कि कच्चा तीवु हमारा होना चाहिए। तो ऐसे कैसे दे दिया बिना एग्रीमेंट के, बिना किसी संशोधन के, ऐसे कैसे दे सकते हैं? तो इस चीज पर दोबारा से बात कर सकते हैं, उसकी हम बात समाधान में करेंगे। चीन की जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है, ऋण जाल की जो एक नीति है, इससे चाइना की ओर ज्यादा झुका हुआ है। आप इंडिया की बजाय चाइना की ओर श्रीलंका ज्यादा झुका है, मजबूरी है, क्योंकि इतना पैसा उनसे ले लिया कि वो लौटा ही नहीं पाएंगे। और इसका एक उदाहरण आपको मिलता है कि 99 साल के लिए लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास है। ठीक है, फिर 13वां संशोधन अधिनियम, 13 अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें बात की गई थी कि जो आपके तमिल वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ज्यादा पॉलिटिकल अधिकार मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, सारे अधिकार लगभग उनके पास आएंगे। तो अभी भी उस चीज पर श्रीलंका खरा नहीं उतरता है। तो यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद के विषय हमेशा बने रहते हैं। ठीक, क्या क्या समाधान है और क्या क्या समाधान हो सकते हैं कि श्रीलंका और भारत दोनों आपस में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें? उसके लिए कुछ समाधान भी है। कौन कौन से समाधान है कि लोगों, देखिए हमारे जो रिश्ते हैं वो ऐतिहासिक रिश्ते हैं, तो इतने जल्दी लोगों से लोगों का जो रिश्ता है वो नहीं टूटेगा, इतने जल्दी देश से देश का रिश्ता नहीं टूटेगा। तो हमें कोशिश और करनी चाहिए कि पीपल टू पीपल टाइज को, लोगों से लोगों के बीच जो संबंध है उसको और मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, आर्थिक संकट में, देखिए आर्टिकल में भी लिखा है, आर्थिक संकट में थैंक यू भी उन्होंने बोला था नेम 200 के उस पर मंच पर, और अभी हम $15 मिलियन का जो असिस्टेंट दिया है। तो इस तरीके से आर्थिक संकट के दौरान जो हमने मानवीय सहायता दी है, और ऐसी सहायता हम करके और ज्यादा करीब उस देश को ला सकते हैं। परियोजना को समय पर पूरा करना, देखिए चाइना जब भी किसी देश को पैसे देता है या किसी देश उसको अलाउ करते हैं कि आप यहां पर ये प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो, तो वो बहुत जल्दी डेवलप करवा देता है। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने कुछ कमिट किया है तो उसको ऑन टाइम हम पूरा करें। ठीक, उसके बाद नियमित वार्ता, रेगुलर डायलॉग्स होने चाहिए, लोग मिलते रहने चाहिए। जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, ये आपस में मिलने चाहिए। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बार बार आना जाना लगा रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब वार्ता होती है और बात करने से ही समस्या का समाधान भी होता है। और आखिरी समाधान यह है कि जो कच्चा तीवु है जो हमने श्रीलंका को दिया है, उस पर हमें फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजीविका का भी, किसी देश का भी। और बेसिकली हमने उसको दिया था, तो जो कच्चा तीवु आइलैंड दिया था, तो किसी एग्रीमेंट के तहत, किसी संविधान में बिना संशोधन करे या किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता, बस बोल दिया था कि ये आपका, ये आज से आपका है। ठीक है, आइलैंड बेसिकली आपका है। तो हम क्या करें कि दोबारा से जो तमिल लोग, हमारे जो देश है, जो हमारे देश में जो तमिल लोगों की डिमांड है कि कच्चा तीवु हमारा है, उसको वापस लिया जाए, तो उस पर हम श्रीलंका के साथ दोबारा से वार्ता शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए
इस डीएनएस हिंदी के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं अगले डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। धन्यवाद।